अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी पुरस्रार कुव्वतों की माहिर। लास्ट एपिसोड। मैं और शील इस अचानक उफ्ताद पर हवास पाख्ता होकर रह गई थी। हकीकत यह है कि खुद मुझे यह ख्याल नहीं आया था कि शिवा और राम सिंह यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो यकीनन बहुत तेज़ी से इमारत में दाखिल हुए थे। मैंने चंद मिनट कबल जब सैलानी निगाह से उनका ताकुब किया था, उस वक्त वो इस डाक बंगले से कुछ फासले पर थे और तेज़ी से इसी सिमत आ रहे थे। मैंने अपनी परेशानी और घबराहट पर जल्द ही काबू पा लिया और जब शील की तरफ देखा तो वो बैद की तरह थर थर कांप रही थी। मुझे इस मासूम और कमज़ोर लड़की पर तरस आ गया। हौसले से काम लो शील, आखिर इसमें घबराने की क्या बात है। ये राम सिंह ही तो है और ये तुम्हारा महबूब है। भला महबूब से भी कोई इतना खौफजदा होता है। मेरी इस नसीहत का थोड़ा बहुत असर हुआ और शील किसी हद तक संभल गई। अब उसकी निगाहें झुक गई थी और मैं दोबारा राम सिंह और शिवा की तरफ गौर से देखने लगी। मोतीलाल, अचानक राम सिंह उर्राकर बोला, क्या यह सच है कि तूने मेरी महबूबा पर बदनीयती से डोरे डालने की कोशिश की और बांके मियाँ ने मुजाहमत की तो उसके साथ भी बदतमीजी से पेश आया? मैंने बावकार अंदाज में जवाब दिया, राम सिंह, तुम्हें गलत इतला दी गई है। इसमें से कोई बात भी दुरुस्त नहीं। मैं शील का आशिक नहीं हूँ, अलबत्ता इसका हमदर्द हूँ और मैंने इसे जालिम बांके से बचाया है। ये बात तुम खुद ही शील से भी मालूम कर सकते हो। शील ने रुक रुक कर अपना जुमला मुकम्मल किया। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर आज ये न होते तो जालिम बांके ने मुझे कहीं का ना छोड़ा होता। राम सिंह गहरी सांस लेकर रह गया। शीबा बराबर मुझे घूरे जा रही थी। एक बार फिर बांके की आवाज़ गूंजी। अब वो अपने साथियों को चले जाने की हदायत कर रहा था। अब वहां मैं और शील रह गई थी। हमारे अलावा शिवा और राम सिंह थे जो दरवाजे पर अभी तक उसी जगह खड़े थे। एक बात पूछ सकता हूँ मोती बाबू? राम सिंह ने तंज का तीर फेंका। फरमाइए। मैंने भी उसी अंदाज में होंठ भींच कर जवाब दिया। आखिर इतनी रात गई, आप शील के कमरे में क्या करने गए थे? इतना कहकर वो फातिहाना अंदाज में शिवा की तरफ देखने लगा। मैंने फौरन ही जवाब दिया, क्या मैं भी एक बात पूछ सकता हूँ राम सिंह जी? फरमाइए। राम सिंह ने हूबहू मेरी नकल करते हुए कहा। इतनी रात गए शील के कमरे में बांके बाबू का क्या काम था? क्या वो किसी बहुत ही ज़रूरी काम से वहां गए थे? लेकिन राम सिंह गड़बड़ाकर बोला, वह इस इलाके का निगरान है, पूरी इमारत उसकी तहवील में है। वो हर जगह जा सकता है क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी का सवाल है। ठीक है, मुझे यह तस्लीम है, लेकिन क्या एक संतरी होने की हैसियत से मेरा यह फ़र्ज़ नहीं कि अगर इस इमारत के किसी गोशे में कोई गड़बड़ हो तो वहाँ फ़ौरन पहुँचूँ? लेकिन गड़बड़ वाली बात क्या थी? राम सिंह ढीला होने लगा। ये बात तुम शील से दरियाफ्त कर सकते हो, मैंने मुंह बनाकर कहा। मैं ऐसी बातें ज़ुबान पर लाना भी पसंद नहीं करता। काश मैंने वो मंजर ना देखा होता। अब मेरी तरफ से राम सिंह का शक रफा हो चुका था और उसके दिल में बांके की तरफ से गिरहा पड़ गई थी। फिर उसने शील की तरफ देखा जो इन बातों के दरमियान दोबारा आंसू बहाने लगी थी। उसके आंसू देखकर राम सिंह का रहा सा शक भी रफा हो गया और शील के करीब आकर उससे खैरियत दरियाफ्त करने लगा। जब शील राम सिंह को अपनी विपता सुना रही थी उस वक्त शिवा बड़ी खतरनाक निगाहों से मुझे घूर रही थी। राम सिंह शील की बातों से काफ़ी मुतासिर नजर आ रहा था। रफ्ता रफ्ता उसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा गुस्से की वजह से लाल भभोका होता गया। वो पूरी तरह बांके से टकराने के लिए तैयार था, लेकिन ऐन उस वक्त मेरी बदनसीबी ने इस मामले को फिर उलझा दिया। अचानक शिवा, जो अब तक बिल्कुल खामोश खड़ी थी, आगे बढ़ी और राम सिंह को मुखातिब करके बोली, तुम किसकी बातों में आ रहे हो? ये संतरी मोतीलाल हरगिज़ नहीं है, देखो मैं तुम्हें इसका सबूत देती हूँ। इतना कहकर शिवा ने जल्दी से मेरे सर की पगड़ी खींच ली और मैं कोशिश के बावजूद शिवा को इस काम से ना रोक सकी। एक बार फिर मेरे औसान जाते रहे। अब मैं सलोनी के रूप में उन लोगों के सामने थी। इस रूप में शिवा ही नहीं, खुद राम सिंह भी मुझे पहचानता था। अच्छा तो ये बात है, राम सिंह हैरतज़दा होकर बोला। मैं तो अब तक इसे मोतीलाल ही समझता रहा, मगर ये तो शैतान की खाला निकली। क्यों, अब क्या उज़र है? और भी तो सुनो राम सिंह डियर, शिवा ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा हैरतनाक बात सुनाऊंगी। मैं इसे बहुत दिन से जानती हूँ। फिर वो राम सिंह को मेरे बारे में बताने लगी। ये वो कमीनी औरत है जिसे बेसहारा समझकर एक दिन माताजी घर ले आई थी और फिर ये हमारे घर में खानदान के एक फ़र्द की तरह रही। हम 3 की बजाय 4 बहनें कहलाने लगी। उन्हीं दिनों मेरी शादी का चर्चा हुआ। मेरा शौहर दरअसल इसे बहुत पसंद आया था, मगर इसने ये बात दिल में रखी और जब मेरी शादी जमशेद के साथ हो गई तो बहुत उदास रहने लगी। मैंने और सब घर वालों ने यही समझा कि मेरी जुदाई ने इसके दिल पर असर किया है और फिर जमशेद ने एक दिन बताया कि हमें बम्बई के बजाय पूना में रहना होगा क्योंकि उसका तबादला पूना कर दिया गया था। जमशेद कस्टम ऑफिसर के तौर पर पूना जा रहा था। वालिदैन घबरा रहे थे कि मैं अकेली पूना जैसे अजनबी शहर में कैसे रहूंगी, लेकिन हमारी शादी भी नई नई हुई थी और जमशेद किसी कीमत पर मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस चालाक औरत ने घर में अंदर ही अंदर ऐसा चक्कर चलाया कि वालिदैन ने फैसला करके मुझे बताया अब मेरे साथ सलोनी भी पूना जा रही थी। मेरा माथा तो उसी वक्त ठिनका था, भला नई शादीशुदा जोड़े के साथ एक नौजवान कंवारी लड़की का क्या काम। वालिदैन खुश थे कि अब मैं पूना में अकेली नहीं होंगी और मेरा भी जी लग जाएगा।
कई दिन बाद इस औरत ने मेरे पति जमशेद को अपनी मुट्ठी में ले लिया और फिर इन लोगों के दरमियान बाकायदा इश्क चलने लगा। मैं तो रात को सो जाती थी और सुबह तक होश ही नहीं रहता था कि मेरे घर में कौन क्या करता है। ये मक्कार लड़की मेरे घर में रहकर मेरे पति को वरगलाने में कामयाब हो चुकी थी। जब शिवा खामोश हुई तो राम सिंह और शील इंतहाई हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। इसका मतलब यह है कि सलोनी बड़ी खतरनाक औरत है। मैंने इसे पराग में एक नए रूप में देखा है। वहां ये नाग मंदिर की यात्रा को गई थी और पुजारी त्रिलोकीनाथ ने इसे खुफिया शक्ति के जरिए इस सफर से रोक दिया था। शायद पुजारी इस औरत से प्रेम करने लगा था, वरना वो उसे एक मिनट भी जिंदा न रहने देता। आज तक नाग मंदिर से कोई मुसाफिर जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन यह जालिम नाग मंदिर क्यों जा रही थी? अचानक शिवा ने सवाल किया। पुजारी ने बताया कि यह औरत नाग रानी माता से मिलने राजभवन जाना चाहती थी और इससे ज्यादा खुद पुजारी को भी इस पुरस्कार लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं। लेकिन अब मैं इसके बारे में बहुत कुछ मालूम कर लूंगी। क्या ख्याल है प्यारे? क्या तुम इस खतरनाक औरत को मेरी तहवील में दे सकते हो ताकि तुम्हें डबल फायदा हो? राम सिंह मुस्कुराकर बोला। वो क्यों कर? प्यार से रूठते हुए शिवा ने कहा। एक फायदा तो ये कि, राम सिंह ने कहना शुरू किया, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कैद में होगा। दूसरे, इस तरह सलोनी के हुस्न का मेरे ऊपर कोई असर ना होगा। लेकिन शिवा बोली, हम तो खुद तुम्हारी कैद में हैं, भला हम क्या रोक सकेंगे? निगाहों का जादू पूरी तरह अपना काम कर रहा था। राम सिंह को मुतासिर देखकर अय्यार शिवा ने एक और वार किया। डार्लिंग, इस कलमुही के बारे में क्या सोचा है? अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि शील तुमसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ मतलब के लिए मोहब्बत का स्वांग रचाती है। राम सिंह शील के बारे में शायद इस किस्म की बातें सुनने का रवादार न था। इसमें शक नहीं कि शिवा से उसकी मुलाकात बहुत अरसे बाद हुई थी और खुद शिवा भी उसकी पसंदीदा औरत थी। लेकिन वह शील के मुकाबले में शिवा को मुस्तकिल तौर से फौकियत नहीं दे सकता था। वो खूब जानता था कि अब शिवा एक सोसाइटी गर्ल से कम नहीं है। वो कितने ही मराहिल से गुजरकर श्याम बाबू तक पहुंची थी और अब श्याम बाबू ने अपनी स्कीम के मुताबिक उसे अपने मतलब के लिए आमादा कर लिया। और जब शिवा बाकायदा इस स्मगलिंग और चोर बाजारी में मुलविस होकर श्याम बाबू की खुफिया गैर कानूनी मुहिमात में हिस्सा लेने लगी तो एक मुद्दत वो राना के लोगों के हत्थे चढ़ गई। राना बजाते खुद एक बहादुर और ताकतवर आदमी था, फिर यह कि वो बला का वजीह था। श्याम बाबू के मुकाबले में वो कम उम्र और बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए हरजाई तबीयत के मालिक शिवा ने राना के कब्जे में पहुंचकर उससे सुलह कर ली और अपनी वफादारियां श्याम बाबू की बजाय राना के सुपुर्द कर दी। आखिर सोच समझकर राम सिंह ने हमारी तरफ देखकर अपने आदमियों को हुक्म दिया, देखो शील को कैदे तन्हाई में रखो। और फिर वो शिवा की तरफ मुड़कर बोला, आज से यह खतरनाक औरत जिसे हम सलोनी के नाम से जानते हैं तुम्हारी तहवील में है, लेकिन खबरदार इस मक्कार औरत से होशियार रहना। जैसे मालूम हुआ है कि यहाँ भी इसने कुछ अजीब करिश्मे दिखाए हैं। राम सिंह के इस मुतवक्का हुक्म से शिवा की आंखों में चमक और बढ़ गई। वो झिझक कर बोली, तुम इसकी तरफ से मुतमईन रहो, इसके जादू टूने मुझ पर कतई असर नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गए। मैं और शिवा राम सिंह के साथ थे। हमारे साथ 4 मुसल्ला आदमी और भी थे जो एक तरह से अपनी हिरासत में हमें लिए हुए थे। कुछ दूर चलकर राम सिंह एक दफ्तर में दाखिल हो गया। उसके पीछे हम सभी उसी दफ्तर में चले गए। अंदर से यह दफ्तर खासा कुशादा कमरा था। साथ ही इस कमरे में एक और कमरे का दरवाजा भी था जहां सिर्फ मखसूस लोग ही जा सकते थे। मुझे इस पहले कमरे में पहरेदारों की हिफाजत में छोड़ दिया गया। कमरे में चंद कुर्सियां थीं, उनमें से एक मुझे दी गई, बाकी कुर्सियों पर पहरेदार बैठ गए। शिवा राम सिंह बराबर कमरे में जा चुके थे। दोनों पहरेदार ग्रांडील और सूरत ही से 10 नंबर के बदमाश मालूम होते थे। हाय जालिम जवानी ने मारा, हाय जालिम, उनमें से एक बाकायदा राग अलापने लगा, दूसरा उसके संगत का हक अदा कर रहा था। मैंने उनकी हमाकतों और बदतमीज़ों से बचने के लिए अपनी निगाह को उस बंद कमरे में दाखिल कर दिया जिसमें मेरे सामने शिवा और राम सिंह दाखिल हुए थे। उस वक्त दोनों शराबनोशी के दौरान गर्मजोशी से गुफ्तगू में मसरूफ थे। दिन भर मेरे दिल में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात और अजीबोगरीब वसवसे पैदा होते रहे। मैं जानती थी कि शिवा मुझसे सख्त नाखुश है और वह जमशेद के सिलसिले में मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं। हालात का तकाजा तो ये था कि मैं पुरस्कार परवाज करके यहाँ से चली जाती, लेकिन जब से शिवा को राम सिंह के साथ देखा था और ये मालूम हुआ था कि उसने शील की मोहब्बत पर डाका डाला है, तो खुद मैं भी ये चाहती थी कि किसी तरह शील को उसका हक मिल जाए और शिवा इन लोगों के दरमियान से हट जाए। मैं जिन लोगों की हिरासत में थी वह इत्तफाक से दोनों ही जवान आदमी थे। फिर मैंने उनमें से एक शख्स का इंतखाब किया। मुझे सख्त भूख लगी है। मैंने आरिफ की तरफ देखकर कहा, गुलाब, इसके लिए खाने का बंदोबस्त करो। आरिफ ने साथी से कहा। जवाब में गुलाब बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। जब मैंने असरार किया तो आरिफ खाना लेने चला गया। अब मैंने गुलाब को इशारे से करीब बुलाया। जानते हो मैंने आरिफ को क्यों चलता किया है? मुझे नहीं मालूम, वो खड़े हुए लहजे में बोला। असल बात शायद तुम्हें मालूम ही नहीं। मैंने प्रोग्राम के मुताबिक कहना शुरू किया। वो जिस लड़की को कैद तन्हाई में रखा गया है, मेरा मतलब शील से है। वो निहायत मालदार औरत है, उसका कोई वाली वारिस भी नहीं है और राम सिंह तनहा सारा उसका माल खा जाना चाहता है। लेकिन एक मैं हूं जो राम सिंह की राह में रुकावट बन गई हूं। लेकिन तुम हो कौन? पहली बार गुलाब ने दिलचस्पी का इजहार किया।
शील से मेरी दूर की रिश्तेदारी है। उसके वालिदैन को श्याम बाबू के आदमियों ने हलाक कर दिया था। उस डाका में उन्हें 2 लाख रुपए हाथ आए थे, लेकिन असली दौलत अब तक शील के पास महफूज है, क्योंकि वो दौलत शील के वालिदैन ने अपने एक खास दोस्त के पास रखी थी, जिसने कुछ दिन पहले वो शील के हवाले कर दी, क्योंकि उसे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। गुलाब सर खुजाकर बोला। भला इन बातों से मेरा क्या वास्ता हो सकता है? बहुत गहरा वास्ता है गुलाब, मैंने जल्दी से कहा। क्या यह सच नहीं कि तुम महज दौलत के लिए ही श्याम बाबू के गिरोह में दाखिल हुए हो? अगर ऐसा ना होता तो तुम अपनी जान को इस कदर खतरे और हलाकत में क्यों डालते? गुलाब कुछ लाजवाब सा होकर बोला। अगर ये दुरुस्त भी हो तो मैं क्यों कर मालदार हो सकता हूँ? जरा सी कोशिश से शील की दौलत में हम लोग हिस्सेदार बन सकते हैं। अब तुमसे क्या छुपाना, मैं खुद ऐसे ही ख्वाब देखने की आदी हूँ। अगर एक मुकाम से इतना कुछ मिल जाए तो हर जगह किस्मत आजमाई करने की और मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने अकेले ही यह खतरनाक काम करने का इरादा कर लिया था, मगर बीच में राम सिंह आ गया और अब मैं यहाँ कैद हूँ। तो क्या वाकई तुम उसकी दौलत के बारे में मुकम्मल मालूमात रखती हो? उसने सोचकर कहा। तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। मैं भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ? आखिर एक लड़की हूँ। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर शील की दौलत पर हाथ साफ कर सकते हैं, लेकिन किस तरह? वो जल्दी से बोला। हम शील को यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, मैंने कहना शुरू किया। इस तरह शील हम पर बला का एतमाद करने लगेगी। यूं भी मैंने खजाने का राज पा लिया है, सिर्फ चंद राज की बातें जो उस लड़की से दरियाफ्त करनी होंगी। वहां पहुंचकर ये काम बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात होगी। वो बुड़बुड़ाया। अगर राम सिंह को पता चल गया तो वो मेरी बोटी बोटी अलग कर देगा। गिरोह से बगावत करना संगीन जुर्म है। इसमें बगावत की क्या बात होगी? मैंने उसे दिलासा दिया। तुम कह सकते हो कि तुमने श्याम बाबू के लिए काम किया है और ये मामला सीधा श्याम बाबू तक ले जाना। जब वो दौलत की चमक देखेगा तो राम सिंह की तरफ से आंखें फेर लेगा। अच्छा ये बताओ मुझे करना क्या होगा? गुलाब सिंह रजामंद होकर बोला। सिर्फ इतना काम के शील को उसके घर तक पहुंचा दो, मैंने सरगोशी की। और तुम? उसने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। तुम इस सिलसिले में क्या करोगी? सारा काम तो मुझी को करना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। तुम्हें यहां से राम सिंह की जीप ले जाना होगी। तुम शायद जीप चला सकते हो। गुलाब सिंह का इस बात में सारे हिलाकर रह गया। मेरी बात जारी रही। पराग यहां से ज्यादा दूर नहीं। अगर तुम आधी रात की बात चलोगे तो पौ पटने से पहले वहां पहुंच जाओगे, लेकिन अव्वल तो राम सिंह की जीप हासिल करना दुश्वार काम है। फिर यह तो और भी मुश्किल बल्कि नामुमकिन है कि शील को इस पिंजरा नुमा कैद खाने से निकाल लिया जाए। वो जगह इमारत के वस्त में है और तय खाने में वाक़ है। वहां हर शख्स को जाने की इजाज़त भी नहीं। मैं गुलाब को सिर्फ चकमा दे रही थी। कुछ देर बाद मैंने कहना शुरू किया। गुलाब ये मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दो। तुम सिर्फ जीप का इंतजाम कर लो। अगर कोई और सवारी मिल जाए तो वो भी चलेगी। मैं आधी रात के बाद मुकर्रर वक्त पर शील को लेकर आ जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक। जानती हो तुम क्या कह रही हो? उसने ताज्जुब से मुझे देखकर कहा। वह जगह अभी तक तुमने देखी नहीं, इसलिए ऐसी बात कह रही हो। मैंने भी वो कैद खाना सिर्फ एक बार देखा है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहां से किसी को आज़ाद कराना बिल्कुल नामुमकिन बात है, क्योंकि इस तरह पूरे गिरोह को दावत जंग देना होगी, और मेरे ख्याल में यह हमारे तुम्हारे बस का रोग नहीं। मैंने दोबारा भरपूर एतमाद के साथ जवाब दिया। गुलाब सिंह मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये बात तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इस तरह हम लोगों के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया। हमारी गुफ्तगू शायद आगे बढ़ती, लेकिन आरिफ वापस आ गया था। उसने बताया कि किसी कैदी को सरदार की इजाज़त के बगैर खाना नहीं दिया जा सकता। गुलाब के ख्यालात पढ़कर मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि उसने मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वो दगाबाजी नहीं करेगा। उसकी तरफ से इत्मीनान हो गया था। अब हमारे दरमियान एक मुआहदा हो गया था, इसलिए गुलाब का रवैया बदल गया। उसने आरिफ को डांट कर कहा कि वो हुक्म देता है खाना ले आओ। इस तरह एक बार फिर हमें कुछ वक्त बात करने का मौका मिल गया। इस दौरान हमने रात के फरार का पूरा प्रोग्राम मुरतब कर लिया। मेरे तमाम काम हस्बे तवक्को पूरे होते जा रहे थे। इसमें शक का कोई दखल नहीं कि मुझे टेलीपैथी की ताकत अता ना होती तो भला मैं क्यों कर उनके ख्यालात मालूम कर सकती। पुरस्रार सफ़र के जरिए सैकड़ों मील की मुसाफत चंद घंटों में तय कर लेना और दिलो दिमाग में झांक कर हालात मालूम कर लेना मेरी वो खसूसियात थी जिनकी बदौलत अब तक न सिर्फ मैंने अपना दिफा ही किया था, बल्कि बहुत से मामलात में अपने दुश्मनों पर हावी आ गई थी। कुछ दिन पहले मुझे अपनी एक नई ताकत का भी इल्म हुआ था, और वो ये कि मैं किसी भी शख्स से गैर हाजिर हालत में सिर्फ उसके दिमाग से मतलूबा सवालात करके जवाब हासिल कर सकती थी। अब मैंने इस ताकत से पूरा काम लेना शुरू कर दिया। अब जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी और जिनसे वास्ता पड़ा था, उन लोगों से बचने के लिए और उन पर हावी आने के लिए मैं ये तमाम पुरस्रार कुव्वतें आजमा रही थी। जूं तूं करके दिन गुजर गया। तमाम दिन मैंने शिवा और राम सिंह की दोबारा शक्ल नहीं देखी। वो लोग गालिबन मुहिम के दौरान काफ़ी थक गए थे और अब तफसीली किस्म का आराम कर रहे थे। शाम से पहले बांके भी लौट आया था। इस बात की इतला हमें आरिफ की ज़ुबानी मिली। आरिफ फितरी तौर पर वफादार किस्म का आदमी था। मैंने उसके ख्यालात पढ़कर अंदाज़ा कर लिया था कि वो किसी कीमत पर गिरोह से गद्दारी नहीं करेगा। लिहाजा मैंने उसे मुदाखलत से रोकने के लिए एक मंसूबा बना लिया। रात को ठीक 10 बजे आखिरी बार हमें चेक किया गया।
अब हमें एक दूसरे मुख्तसर से कमरे में पहुंचा दिया गया था। यहाँ सिर्फ एक बेड था जहां मुझे आराम करने की हदायत दी गई। मेरे निगरान दरवाजे पर खड़े थे। इत्तफाक से आज रात आरिफ और गुलाब को ही यह फर्ज सौंपा गया था। 12 बजे तक इस इमारत में सन्नाटा छा गया। मेरी सैलानी निगाह पूरी इमारत का जायजा ले रही थी। खिलाफे तवक्को बांग के आज तन्हा था। वो अपने आरामदेह बिस्तर पर बहुत देर से करवटें बदल रहा था। शिवा और राम सिंह एक कमरे में सो रहे थे। पहरेदारों ने हस्बे आदत नीम ख्वाबी नीम बेदारी का सिलसिला शुरू कर दिया था। यूं भी पहरेदारों पर एतमाद होने की वजह से रात को उनकी चेकिंग नहीं हुआ करती थी। जिन मुकामात पर दो आदमी पहरे पर मुकर्रर थे, उन्होंने आपस में तय करके एक शख्स पहरा दे और एक सो जाने का असूल तय कर लिया था। शील की रिहाई कोई आसान मसला ना था। उस कदीमी इमारत को जदीद तर्ज पर ढालने के लिए जो इकदाम किए गए थे, उनमें एक खास बात यह थी कि जेर ज़मीन एक अजीबोगरीब तय खाना या कैद खाना भी बनाया गया था और उसका तिलिस्माती निज़ाम रखा गया था। मेरी सैलानी निगाह अगरचे हर चीज़ देख रही थी, मगर अब तक ये मालूम ना हो सका था कि इस कैद खाने का रास्ता किस तरफ से है और ये कि अंदर तक पहुंचने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। जूं जूं वक्त गुजरता गया, मेरे इस्तराब और परेशानी में इजाफा होता चला गया। मैं सख्त परेशान थी। अब 2 बजने में ज़्यादा देर नहीं थी और अभी तक ये मालूम ना हो सका था कि तय खाने में पहुंचने का राज क्या है। लेकिन जब उलझन शबाब पर थी, उस वक्त कुदरती तौर से इसका इंतज़ाम हो गया। वह बांके था जो अपने कमरे से निकलकर कहीं जा रहा था। मेरी निगाह अब उसके ताक़ुब में थी। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। वो सीधा एक मखसूस हिस्से तक पहुंच गया। इस तरफ कोई पहरा नहीं था। बिल्कुल गैर आबाद सा हिस्सा था। कभी इस हिस्से को स्टोर रूम बनाया गया था, क्योंकि पुरानी सी एक तख्ती अब भी उस पर आवेज़ा थी। मगर जब बांगे ने दरवाज़ा खोला तो अंदर चंद कुर्सियों और मेज़ों के अलावा कुछ भी ना था। मुमकिन है अब इस हिस्से को कमेटी रूम के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता हो। तारीख कमरे में बांके कुछ तलाश कर रहा था और फिर उसे मतलूबा चीज़ मिल गई। वो एक नक्शा था जो दीवार पर रंगों की मदद से बनाया गया था। लाइटर की रोशनी में बांके इस नक्शे पर उंगलियां घुमा फिरा रहा था। उसकी तमाम हरकत मैंने नोट कर ली। वाकई एक अछूता और अनोखा क्लासिकी तजुर्बा था जो मैंने उस वक्त हासिल किया। अचानक कमरे का दरमियानी हिस्सा जहां बांके आ गया था, नीचे की तरफ उतरने लगा। गालिबन ये हिस्सा कोई बड़ी सी लिफ्ट पर मुश्तमिल था। बांके के साथ मेरी सैलानी निगाह भी बिलाखिर उस पिंजरा नुमा इमारत में दाखिल हो गई जो तय खाने में वाक़ई थी और कैद तन्हाई के लिए मखसूस थी। इस मौके पर खुद मुझे वहां पहुंचना चाहिए था, लिहाजा पुरस्रार परवाज ने मुझे फ़ौरन कैद खाने तक पहुंचा दिया। अब मैं बांके से बहुत करीब थी, लेकिन ये बात उसके वहम गुमान में भी नहीं आ सकती थी। बांके शराब के नशे में कुछ ज़्यादा ही धुत था, इसलिए महवे ख्वाब शील को बेदार करते ही अपने आने की गर्ज बयान कर दी। बस इसके बाद उन लोगों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। अचानक मैंने बुलंद आवाज से शील को ढारस दी और उसी वक्त मदहोश बांके पर घूंसों और लातों की बारिश कर दी। एक बार फिर वो किसी भूत के तस्वुर से लरस गया और ये बात मेरे लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। मैंने जल्दी जल्दी उसे बेबस करके रस्सी से बांध दिया और फिर शील को लेकर तय खाने से निकल आई। दरवाजे तक जाने में बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ा। ये किस्मत की यावरी थी कि दरवाजे तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। अलबत्ता दरवाजे पर मौजूद संतरी ने हमें टोक दिया, मगर अब मैंने एक बंदूक हासिल कर ली थी, उसमें संगीन मौजूद थी। हम दोनों सांस रोककर रोशनी के दायरे नुमा नुक्ते की तरफ बढ़ रहे थे और जब यह नुक्ता चंद फुट के फासले पर रह गया तो अचानक हम दोनों तेज़ रोशनी में नहा गईं। ये सर्च लाइट की तेज़ रोशनी थी और इमारत के अंदरूनी हिस्से से ही हम तक आई थी। इसके साथ ही कदमों की आवाज़ें आने लगीं। गालिबन बदमाश हमें पकड़ने दौड़ पड़े थे। चारों तरफ से रोशनी के दायरे लम्हा ब लम्हा करीब तर होने लगे। उस वक्त शील की हालत काबिल रहम थी। चंद मिनट पहले वो रिहाई के तस्वुर से खुश थी और चेहरे पर उसका असर नुमाया था, मगर अब वो सहम कर मुझसे लिपटने की कोशिश कर रही थी। वह बांके और राम सिंह थे जो अपने तमाम लोगों को लेकर हमें पकड़ने आए थे। हम चारों तरफ से घिर चुकी थीं। एक ख्याल अचानक मेरे दिमाग में पैदा हुआ। मैंने फौरन उसको अमली जामा भी पहनाया। अब मैं गायब होकर पूरे सरार परवाज पर थी। बांके और राम सिंह को करीब देखकर गुस्सा कुछ और भी बढ़ चुका था। उसी वक्त मेरी निगाह उस शख्स पर पड़ी जो उन सबसे आगे था और हल्की शॉर्ट मशीन गन का रुख हमारी तरफ किए हुए था। इमारत से फेंकी जाने वाली रोशनी उनको सहारा दे रही थी, क्योंकि वो लोग अंधेरे में थे और हम दोनों रोशनी में। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर शॉटगन उस शख्स के हाथ से उचक ली। वह भौंचका सा होकर रह गया। फिर दूसरे लम्हे वो ज़मीन पर गिरकर तड़प रहा था, क्योंकि मैंने गोली चला दी थी और मेरे इरादे बहुत भयानक थे। उन लोगों का ख्याल था कि सामने से शील ने गोली चलाई है। शायद वो शील को निशाना बनाते कि मैंने शॉटगन का रुख बांके और राम सिंह की तरफ फेर दिया। आने वाहिद में दोनों ज़मीन पर गिर गए। ताकुब करने वालों में मेरे इस कारनामे से एक सरासीमगी सी फैल गई और वह अंधेरे में चारों तरफ अपने दुश्मन को तलाश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें क्यों कर नजर आती। शील के दोनों हाथ खाली थे और वह खौफ की वजह से ज़मीन पर लेट गई, लिहाजा उसकी तरफ से भी फायरिंग का इम्कान नहीं था। गुलाब सिंह और आरिफ फायरिंग की आवाज़ सुनकर जीप को दरख्तों की तरफ ले गए थे और फिर वो लोग भी अंधेरे का सहारा लेकर अपने आदमियों से आ मिले। अब वो बज़ाहिर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए वहां मौजूद थे।
अब तक मैंने सिर्फ शिवा को नहीं पाया था, वरना बकिया सब लोग वहां मौजूद थे। और फिर मैंने गुस्सा के जज्बात से बेकाबू होकर सब पर गोलियां चला दी। बेहोश शील को उठाकर जब मैं दोबारा इमारत में दाखिल हुई तो वहां उल्लू बोल रहा था। कोई एक आदमी भी ना था जो मुकाबला करता। मुझे शिवा की तलाश थी, लेकिन वो किसी कमरे में नहीं मिली। अलबत्ता सिलानी निगाह ने आरिफ को पा लिया, जो एक कमरे में छुपा हुआ था और खौफजदा मालूम होता था। आरिफ को एतमाद में लेने के बाद मालूम हुआ कि शिवा कुछ देर पहले किसी आदमी के साथ चली गई थी और उसे श्याम बाबू ने दोबारा तलब कर लिया था। आरिफ काम का आदमी साबित हुआ। जब हम प्राग में दाखिल हुए तो आरिफ जीप को किसी नामालूम जगह ले गया और हस्बे वादा जल्द ही वापस आ गया। शील अब होश में थी। उसे राम सिंह की मौत का अफसोस था, लेकिन दूसरे दिन जब मैंने उसे तमाम नशीब फराज समझाए तो वो नॉर्मल हो गई। मैंने आरिफ के ख्यालात पढ़कर अंदाजा कर लिया था कि वो शील से मोहब्बत करने लगा है और वाकई शील मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मैंने उनके दरमियान शादी की तजवीज़ रख दी। शील भी नीम रजामंद थी, मगर मसला धर्म का था। आरिफ अपना धर्म छोड़ने पर रजामंद ना था। फिर शील ने पहल की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। उसी शाम उन लोगों का अकद हो गया। शील की तरफ से मुतमईन होकर मैं फौरन ही पुरस्कार परवास के जरिए पूना रवाना हो गई। अब मुझे एक बहुत खतरनाक आदमी को उसके गुनाहों का बदला देना था। वो था श्याम बाबू, जिसने मुतअद्दिद मासूम औरतों को बर्बाद किया था और बहुत से मर्दों को मुआशी हसूल के गलत कामों पर लगा दिया था। दिन भर मैंने पूना के एक मियारी होटल में गुजारा और जब आधी रात गुजरी तो एक बार फिर मेरा पुरस्कार सफ़र शुरू हो गया। श्याम बाबू का बंगला ज़्यादा दूर नहीं था। शिवा और श्याम उस वक्त खलवत का लुत्फ उठा रहे थे। मुझे अपने बेडरूम में पाकर श्याम हैरान रह गया। जल्दी से अपनी गौन जिस्म पर डालकर वो मेरी तरफ बढ़ा। खबरदार मेरी तरफ मत बढ़ना। मैंने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ कर दिया। क्या चाहती हो? उसने सुकून से कहा। तुम्हारी वो दौलत जिसने तुम्हें गुनाह पर उकसाया, जो तुम दूसरों की मदद से हासिल करके मौज उड़ाते हो और मासूम हस्तियों को तबाह करते हो। तुम आखिर हो कौन? श्याम ने फिक्रमंदी से कहा। उनसे पूछो, ये जो तुम्हारी दोस्त हैं। मेरा इशारा शिवा की तरफ था, जो इतनी देर में खुद को ठीक ठाक कर चुकी थी और मुझे घूर रही थी। शायद वो कुछ कहती कि अचानक मैंने गोली चला दी और शिवा जमीन पर आ रही। निशाना शिवा की दाहिनी रान का लिया था। जल्दी करो मरदूद आदमी, मैंने गुस्से से चीख कर कहा, वरना तुम्हें अभी जहन्नुम में पहुंचा दूंगी। श्याम बाबू शिवा का हशर देख चुका था। अब वो थर थर कांप रहा था। दूसरे उसकी तिजोरी की चाबियां मेरे हाथ में थी, लेकिन इसके बावजूद मैं श्याम बाबू को मुआफ ना कर सकी और एक खून और हो गया। श्याम से छुटकारा पाकर मैंने शिवा को उठाया। वह बमुश्किल तमाम बाहर तक आ सकी और फिर मैंने सोए हुए ड्राइवर को बेदार किया और बताया कि अचानक शिवा की चोट आ गई है, फौरन शहर जाना है। ड्राइवर इन बातों का आदी मालूम होता था। वो फौरन ही तैयार हो गया। हमने श्याम की गाड़ी एक महफूज मुकाम पर छोड़ दी और मैं शिवा को सहारा देकर होटल तक ले आई। मैनेजर की वसातत से रात को वहीं एक डॉक्टर मिल गया। जख्म बहुत मामूली था। ड्रेसिंग के बाद डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ 2 दिन में आराम हो जाएगा। सुबह से कबल मैंने एक पब्लिक बूथ से एसपी को फ़ोन किया। श्याम बाबू के बारे में बताया तो वह हैरान रह गया। अब तक वो इस शख्स को बड़ा धर्मात्मा समझता था। मैंने उसे बताया कि वो हलाक हो चुका है, लेकिन गलत बयानी की कि उसे एक ऐसी औरत ने मारा है जिसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर श्याम ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। एसपी अलग सुबह इतनी शानदार खबर पर ज़्यादा तबसरा करने के मूड में नहीं था। वो अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए बेकरार नजर आ रहा था, इसलिए मेरी तरफ उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं की। कई खतरनाक दुश्मनों का खेल ख़त्म हो चुका था। अब बदमाश जोगी सुधीर का मसला बाकी था, जो इंसान नहीं था। दरअसल वो नागों के देश का शहजादा था और औरतों के शौक में रूप बदल कर आ गया था। आजकल वो मुंबई में था और इन दिनों भी। इस मुहिम के बाद मुझे सुधीर की फिक्र थी। सुधीर जो इंसान नहीं था। सबसे पहले मैं जूहू गई। वहां के नज़ारे से तांग आकर मैंने सोचा आज फिल्मी दुनिया को देखा जाए, ताकि सुधीर से मुकाबले से पहले ज़रा इस रंगीन और खूबसूरत दुनिया को भी देख लिया जाए, क्योंकि मुझे इसका अंदेशा था कि मैं सुधीर से मुकाबले में शायद जीत ना पाऊंगी। आर्यन वहाँ का मशहूर स्टूडियो है। गेट पर चौकीदार खड़ा था। कारें अंदर आ जा रही थीं और करीब ही एक लड़की खड़ी थी। शक्ल सूरत की बेहद सुंदर, हुस्न खूबसूरती का मुजस्मा, लंबा कद, गोरा चिट्टा रंग, बिखरे हुए बाल। उसका हुस्न ऐसे मालूम होता था जैसे बिजली कौंध रही हो। चौकीदार ने कहा, मैंने तेरे को बोला कि अंदर नहीं जाने देगा। लड़की ने कहा, मुझे रमेश बाबू से मिलना है। मैंने 4 दिन काम किया था, मुझे पैसे नहीं मिले, मेरी माँ बीमार है। चौकीदार ने आंख मारी। पैसे चाहिए तो रात में आ जाओ ना। लड़की बिगड़ गई और कहने लगी, मजदूरी करने आई हूँ, मजदूरी के पैसे लेने आई हूँ। हम नहीं जाने देगा, चौकीदार ने कहा और लड़की ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। पता नहीं उस दुबली पतली और नातवां सी लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी, मगर लड़की बहरहाल लड़की होती और चौकीदार मुसल्ला भी था। उसका एक हाथ पिस्तौल पर था। तब मैंने बढ़कर पिस्तौल निकाल लिया। वह समझा पिस्तौल नीचे गिर गया। वो झुकना चाह रहा था कि मैंने पीछे से एक ठुड्डा मारा और वह पीठ के बल जमीन पर आ रहा और वह लड़की बदस्तूर उसकी गर्दन दबाए हुए थी। मैंने उस लड़की के कान में कहा, अब इसकी गर्दन छोड़ दो, कहीं मर ही ना जाए। तुम कौन हो? कोई भी समझ लो, अपनी बहन समझ लो या दोस्त, मगर तुम कहाँ हो? उसने इधर उधर देखा। यही हूँ, तुम्हारे पास, परेशान ना हो तो मुझे देख ना सकोगी।
लड़की ने उसकी गर्दन छोड़ दी और चौकीदार उठकर खड़ा हो गया। वो खूंखार नजरों से लड़की की तरफ देख रहा था और पिस्तौल की तरफ से भी फिक्रमंद था। मैंने उसके कान के करीब जाकर कहा, सीधी तरह इस लड़की को अंदर जाने दो, पिस्तौल मेरे पास है, मगर उस वक्त दूंगी जब यह लड़की अपनी मजदूरी के पैसे लेकर स्टूडियो से चली जाएगी। तुम कौन हो? उसने पूछा। बेकार सवाल है, इससे कोई फायदा ना होगा, चौकीदार बुड़बुड़ाया। समझ में नहीं आता क्या मामला है। मैंने कहा, जो कुछ इस स्टूडियो के अंदर होता है कभी उसको भी समझने की कोशिश की? अगर नहीं तो फिर इस बात को भी समझने की कोशिश ना करो। और अगर तुमने इस मसले में शोर मचाया या किसी को कुछ बताया तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। नहीं बाबा, हमको क्या जरूरत पड़ी, चौकीदार ने कहा। यह लड़की शीला थी जिसने 4 दिन तक शूटिंग में एक एक्स्ट्रा लड़की का पार्ट अदा किया था। फिल्मसाज रमेश बाबू ने सबको पैसे दे दिए थे मगर शीला को टालता रहा। दरअसल इस फिल्मसाज की शीला के मामले में नीयत खराब थी। अब 4 दिनों के बाद जब उसकी मां सख्त बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो वह स्टूडियो चली आई। वह बुड़बुड़ाती जा रही थी, आज उसे पैसे लेकर ही जाऊंगी। मैं भी उसके साथ साथ चलती रही। मैं आज यहाँ का तमाशा भी देखना चाहती थी। लड़की चलती हुई फिल्मसाज के कमरे में पहुंची। दरवाजा बंद था। उसने आहिस्ता से खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज आई। शीला ने फिर दरवाजा खटखटाया। अंदर से फिर किसी ने पुकारा, कौन है? इसके बाद एक सूटेड बूटेड नौजवान ने दरवाजा खोला। अरे शीला, तुम हो? आओ आओ। वो शीला को लिए हुए अपने एयर कंडीशन कमरे में आ गया। एक बहुत खूबसूरत मेज पर 3 टेलीफोन धरे थे। उसने शीला को सामने बैठने के लिए कहा। शीला एक कुर्सी पर बैठ गई और मैं भी उसके बराबर बैठ गई। मिस शीला, क्या पियोगी? शीला ने कहा, जी शुक्रिया, दरअसल मेरी माँ सख्त बीमार है। वो एक मक्काराना हंसी हंसा। हाँ हाँ, इलाज हो जाएगा। शीला ने कहा, मुझे पैसे चाहिए। वो बोला, शीला, तुमने हुक्म दिया होता तो मैं खुद घर पर लेकर आ जाता। इतनी सुंदर लड़की को पैसों की क्या कमी हो सकती है? शीला ने कहा, रमेश बाबू, मैं अपनी 4 दिन की शूटिंग के पैसे लेने आई हूँ। एक बात तो सुन लो, मेरी माँ बीमार है। मैंने कहा ना, उसका इलाज हो जाएगा। मुझे पैसे चाहिए, अपनी मेहनत का मुआवजा। मिस शीला, तुम ये भी तो सोचो कि आज हम अकेले हैं। सेठ साहब, होश में रहकर बात कीजिए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। रमेश ने महसूस किया कि मामला बिगड़ रहा है तो कहने लगा, नहीं मिस शीला, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम आराम से बैठो, मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ। शीला बैठ गई। उसे थोड़ा सा सुकून पड़ गया। इतने में वो उठा और फ्रिज खोली, अपने लिए स्कॉच का एक पैक बनाया और एक गिलास में चंद कतरे डाले और फिर उसमें पानी डाला और इसके बाद उसमें ऑरेंज स्क्वाश डालकर 1 चम्मच से हिलाया और शीला के सामने रख दिया। शीला ने कहा, नहीं शुक्रिया, मुझे प्यास नहीं है। रमेश बाबू ने कहा, पी ले मिस शीला, मैनेजर आता है तो आपका हिसाब दिलवाता हूँ। 10-15 मिनट गुजर गए। शीला ने अब तक शरबत नहीं पीना शुरू किया था। रमेश ने कहा, मिस शीला, आप शरबत पी लेना। शीला ने कहा, जी पीती हूँ, दरअसल मुझे जल्दी है। रमेश ने कहा, हाँ हाँ मैं समझता हूँ, बस मैनेजर आया ही चाहता है। फिर उसने शीला से कहा, मिस एक बात कहना चाहता हूँ। फरमाइए। मैंने फिल्मी फोटो देखे और आपकी स्क्रीन ब्यूटी का जवाब नहीं। जी शुक्रिया। एक बात और। जी, मैं सोचता हूँ अभी तो फिल्म सिर्फ 4 आने ही बनी है, हीरोइन बदल दूँ? जैसी आपकी मर्जी। तो आप तैयार हैं? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है हीरोइन बदलने के लिए। शीला ने कहा, रमेश बाबू, मेरी माँ बीमार है और आपका मैनेजर अभी नहीं आया। 4 दिन के 60 रुपये बनते हैं, वो आप अपने पास से दे दें। रमेश ने कहा, ओह, ये तो मैंने सोचा ही ना था। बस आप ये शरबत पी लें और ये लें 100 रुपये। शीला ने कहा, मेरे पास बाकी पैसे नहीं है, तुम पूरे ही रख लो। जी नहीं शुक्रिया, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे दरकार हैं। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मैं खुश होकर इनाम दे रहा हूँ, मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं। खैर तुम वापस कर देना। और हाँ, वो हीरोइन वाली बात, मैं हीरोइन बनने नहीं आई। आपके 40 रुपये मैं गेट के चौकीदार को दे जाऊंगी। और शीला उठकर चली गई। शरबत का गिलास मेज पर धरा रह गया। उसके जाने के बाद रमेश पेचोताब खाता रहा। देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा। आज तक मेरे हाथ से कोई बचकर नहीं गई। मुझे उसका तिल मिलाना और गुस्से से दांत पीसना बहुत अच्छा लगा। मुझे इसमें मजा आ रहा था, लेकिन बहुत जल्द मैं बोर हो गई और मैंने फैसला कर लिया कि स्टूडियो के बाकी रंग भी देखूं। इतने में दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। हेलो रमेश। हेलो, हाउ डू यू डू? ओके मिस नादिया, आज ये बिजली कहाँ गिरेगी? क्या आप पर नहीं गिर सकती? गिरी तो थी मगर शायद संभल गई, यही समझ लो। नादिया ने कहा, यह शरबत मेरे लिए है। रमेश ने कहा, हाँ पता तो था कि तुम्हें आना है, इसलिए पहले ही से तैयार है। नादिया ने जल्दी से गिलास मुंह को लगा लिया और चंद ही लम्हों में गिलास खाली कर दिया। गिलास खत्म होते ही नादिया पर एक गनूदगी सी तारी होने लगी और फिर उसने मेज पर सर डाल दिया। रमेश बाबू ने उसे उठाकर सोफे पर लिटाया और खुद मुल्हिका कमरे में चला गया और काफी देर तक वापस न आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी जी में आता कि इसे होश में लाऊं और कभी सोचती बाहर से किसी को बुलाऊं। मुख्तलिफ ख्यालात थे कि आए चले जा रहे थे, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। इतने में मैंने सांप के फुंकारने की आवाज़ सुनी और फिर साथ के कमरे से एक मोटा नाग रेंगता हुआ नादिया के पास आया और उसने अपना मुंह नादिया के मुंह से लगा दिया। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। अरे ये तो सुधीर था जो औरतों की तलाश में फिल्मसाज बन बैठा था।
वह बहुत देर तक नादिया के साथ लिपटा रहा और मैं जल्दी से बाहर निकल गई और बाहर जाकर शोर मचा दिया। रमेश बाबू के कमरे में सांप घुस आया है। जिसने सुना बांस लकड़ी थामे रमेश के कमरे पर पल पड़े। कमरे में नादिया सोफे पर लेटी थी और सांप उसके मुंह के करीब मुंह रखे हुए था। इतना शोर और हंगामा महसूस करके उसने अपना सर उठाया और आने वालों के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। उसकी आंखों से आग के शोले बरस रहे थे और एक जादू एक शहर का सालम था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि एक कदम भी आगे बढ़ाए। मैंने कहा, सब हट जाओ, मैं अभी इसे ठंडा किए देती हूँ। यह कहकर मैं पिस्तौल लिए हुए आगे बढ़ी तो एक गरजदार आवाज मेरे कानों से टकराई। सलोनी, अगर तुमने फायर किया तो इस दुनिया में तुम्हारी आज आखिरी रात होगी। मगर इसके बावजूद अपना इरादा न बदला। मुझे भी यही ख्याल था कि गोली चलाऊं, मगर मैंने घोड़ा दबाने की लाख कोशिश की, मगर वो दब ही नहीं रहा था। मुझ पर या तो उसकी दहशत आ रही थी या फिर किसी ताकत ने ऐसा करने पर मजबूर किया था। बहरहाल नाग निहायत आराम से नीचे उतरा और रेंगता हुआ मुल्हिका कमरे की तरफ चल दिया। लोग आगे बढ़े और नादिया के मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। काफी देर तक उसे होश न आया तो लोग उसे उठाकर बाहर ले गए ताकि किसी डॉक्टर से तिब्बी इमदाद हासिल की जा सके। मगर एक सवाल सबको परेशान कर रहा था कि रमेश बाबू कहाँ हैं, क्योंकि किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा था। कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस कमरे तक जाकर देखे। इतने में रमेश बाबू तौलिए से मुंह पहुंचते हुए कमरे में इस तरह दाखिल हुए जैसे बाथरूम से आ रहे हो और बहुत हैरान नजरों से उस मजमे को देखकर कहने लगे, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों जमा हो? कवि शकीब ने कहा, रमेश बाबू, यहाँ नाग था, नाग। रमेश ने कहा, यहाँ इस कमरे में? कवि जी ने कहा, हाँ रमेश बाबू, हम तो समझे थे आप भी जिंदा नहीं होंगे, क्या बकवास है। कवि जी ने कहा, सरकार मैं सच कह रहा हूँ। रमेश ने कहा, यहाँ कोई सांप वांप नहीं है, तुम लोग जाओ और अपना काम करो। कवि शकीब ने कहा, सरकार मैं सच अर्ज कर रहा हूँ। रमेश ने कहा, अच्छा अच्छा कवि जी तुम बैठो, बाकी सब लोग जाएं। कवि जी ने कहा, लेकिन हजूर सांप। अरे यार चुप ही रह। लोगों के जाने के बाद रमेश और कवि जी अकेले रह गए। रमेश के चेहरे पर इत्मीनान था, सुकून था, लेकिन कवि जी का चेहरा जर्द था और अब भी बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज निकल रही थी। कवि जी तुम इतने परेशान क्यों हो? सरकार वो दरअसल सांप। रमेश ने कहकर लगाया, कवि जी दरअसल वो सांप नहीं था। तो बस वो तो एक मजाक था। कैसा मजाक? वो मिस नादिया है ना? जी सरकार, उस पर अपना दिल है। ये तो अच्छी बात है सरकार। फिर वह शर्मा कर बोले, अपना भी है? बकवास बंद। जी सरकार, मैंने उसे डराने के लिए एक रबड़ का सांप एक तार के जरिए उसके पास भेजा था ताकि वो उसे देखकर बेहोश हो जाए और अपना काम बन जाए। जी सरकार, ये तो ठीक है। मगर इसके बावजूद कवि जी का चेहरा ऐसा था कि दिल से यह बात मानने को तैयार नहीं। रमेश ने जब यह सूरत हाल महसूस की तो स्कॉच का एक पैक बनाकर कवि जी को पेश किया। कवि जी पियो और कोई कविता सुनाओ। कवि जी की समझ में नहीं आ रहा था कि रमेश उस पर इतना मेहरबान क्यों है। बहरहाल कवि जी ने जल्दी जल्दी पैक चढ़ा लिया और रमेश ने दूसरा पैक बनाकर दिया और कहा, कवि जी कोई नई कविता? रमेश बाबू, कोई नया गीत नहीं लिखा, पुराना सुना दूं? नहीं नया, किसी और का सुना दूं? सुनाओ। कवि जी ने कविता सुनाई। कवि जी हंसकर बोले, आपको लड़कियों की कमी है? कमी तो नहीं, मगर एक बात है। क्या बात? मेरा एक लड़की पर दिल है, मगर वो मेरे काबू में नहीं आ रही। कौन है? कवि जी, जिस दिन वो लड़की मेरे काबू में आ गई उस दिन मैं तुम्हें शराब में नहला दूंगा। सच रमेश बाबू? हाँ कवि जी। मगर वो लड़की है कौन? वो एक नार है, एक ऐसी सुंदर नार जिसकी खातिर मुझे इतने रूप बदलने पड़े हैं। रूप? हाँ कवि जी, रूप। रमेश ने शराब का एक बैग चढ़ाते हुए कहा। कवि जी ने कहा, मैं समझा नहीं। कवि जी, तुम कभी ना समझ सकोगे और ये मेरा एक राज है, एक बड़ा राज जो मैं किसी से नहीं कहूंगा। कवि जी ने कहा, नहीं नहीं कहो रमेश बाबू। रमेश ने कहा, ठहरो, मैं थोड़ी सी शराब और पी लूं। आज मेरा जी चाहता है कि मैं अपना सब कुछ किसी को बता दूं। मगर कवि जी, तुम किसी से कहना नहीं। कवि जी ने कहा, नहीं रमेश बाबू, मैं किसी से नहीं कहूंगा। वचन? हाँ वचन। कवि जी, मैं असल में इंसान नहीं हूं। कवि जी ने हैरानी से पूछा, तो कौन हो? मैं दरअसल नाग हूं। नाग? नहीं, नाग का बेटा। नाग का बेटा? तुम समझते क्यों नहीं? कवि जी की हालत खराब थी। जी समझ गया, मैं नाग शहजादा हूं। जी? मुझे औरतों का शौक था, वह शौक मुझे इस रूप में ले आया। मैं जब चाहूं जो रूप चाहूं धार लूं। मुझे एक लड़की पसंद आ गई, उसका नाम सलोनी है, मगर मैं अब तक उसे हासिल करने में नाकाम रहा हूं। बस तुम उसे किसी तरह काबू कर लो ताकि मैं अपने मन की प्यास बुझा लूं। कवि खामोश बैठा रहा। रमेश कह रहा था, बस मैं इसी लगन में, इसी मिलन की खातिर इस दुनिया में हूं। जो ही वो हासिल हुई मैं अपने देश चला जाऊंगा। कवि जी ने दिल कड़ा करके पूछा, मगर वो है कहाँ? आज मैंने उसे यहाँ देखा था, मगर यहाँ तो ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते, वो एक आम लड़की नहीं है, बल्कि उसे बाज ऐसी कुव्वतें हासिल हैं जिनकी वजह से मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। कवि जी ने पूछा, रमेश बाबू आपकी उम्र क्या होगी? 1000 साल से कुछ ऊपर। आपके यहाँ लोग कितनी उम्र पाते हैं? हजारों साल। कभी मरते नहीं? मरते हैं। किस तरह मरते हैं? दूध पीकर। मैं समझा नहीं। दरअसल जब हम नाग के रूप में होते हैं तो दूध हमारा मन भाता खा जाए,
लेकिन कभी कभी हमें जहर मिल जाता है। बाज़ लोग उसमें अफीम मिला देती हैं और अफीम मिला दूध पीकर हम लोग मदहोश हो जाती हैं। और इस मदहोशी की हालत में अगर चारों तरफ ओपले चुनकर अग्नि जला दी जाए तो इसी मदहोशी की हालत में हम जल मरते हैं। समझ गए ना कवि जी? जी समझ गया। तो नई कविता सुनाओ, कवि जी ने शुरू की। उसकी हर शय संवारी मगर फिर भी जुल्फों में खम रह गई। खूब खूब कवि जी, जब मैं नागों की दुनिया में वापस जाऊंगा तो वहां फिल्म बनाऊंगा, तो उसकी कविता तुमसे लिखवाऊंगा। मेहरबानी महाराज, अब आज्ञा दो। कवि जी बाहर निकले तो मैं भी उनके साथ बाहर निकल आई। मुझे अब यकीन हो गया था कि मेरी निजात का जरिया, सुधीर से बदला लेने का जरिया ये कवि जी ही हो सकती हैं, और मैं इन कवि जी को अपने कब्जे में कर लूं तो। कवि जी शराब के नशे में झूमते हुए बाहर निकले तो मैंने उनके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, कवि जी कौन है? मैं सलोनी हूं। और कवि जी इस तरह चौंके जैसे भीड़ ने काट लिया हो। कवि शकीब की हालत बड़ी मज़का खेज हो गई थी क्योंकि मैं उसे नजर नहीं आ रही थी। हालांकि उसने मेरी आवाज़ साफ तरीके से सुनी थी, इतनी साफ कि उस पर फरेब समात का कोई गुमान नहीं हो सकता था। कवि जी उछलकर एक तरफ हो गए और जब मैंने दोबारा उन्हें मुखातिब किया तो वो लड़खड़ाती हुई जुबान में बोले, देवी जी क्या क्या ये सच है कि तुम ही सलोनी हो? मेरा मतलब है सलोनी देवी, पुरस्रार कुव्वतों की माहिर। मैंने कहा, हाँ मैं ही वो अभागन हूँ। कवि जी ने हैरानी से पूछा, अभागन क्यों? मैंने कहा, ये एक लंबी कहानी है। और फिर मैं उस पागल शायर के दिमाग में झांकने लगी। मगर ये क्या, वो तो बड़ी संजीदा बातें सोच रहा था। काश ये देवी मुझ पर मेहरबान हो जाए, बस फिर क्या है, वारे न्यारे हो जाए। एकदम फर्स्ट क्लास स्टूडियो बनवाकर अपनी फिल्म शुरू कर दूं और बिंदिया को हीरोइन बना दूं, जो ये मान के ही नहीं देती कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। कवि जी चल रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ चल रही थी। वह भी सोच रहे थे, बड़ी किस्मत है जो आज बच गई, वरना वो सांप का बच्चा। अब उन्होंने अंधेरी की तरफ जाने वाली ट्रैम पकड़ ली थी और मैं मुसलसल उनके साथ लगी हुई थी और धीरे धीरे कवि जी नॉर्मल होते जा रहे थे। दरअसल उनका ख्याल था कि मैंने उनका पीछा छोड़ दिया है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। अब मैंने अपने दिमाग में सुधीर को मारने के लिए एक प्रोग्राम मुरतब कर लिया था, लेकिन इस सिलसिले में कवि जी की ज़रूरत इतनी शदीद थी कि मैं उन्हें अब एक लम्हे को भी अपने नज़रों से जुदा नहीं कर सकती थी। मुझे उस वक्त सख्त बोरियत हुई जब कवि जी अंधेरी की एक गंदी सी गली में दाखिल हुए। ताफुन का एक भभका मेरी नाक से होकर दिमाग से टकराया और मैं लड़खड़ा सी गई। अगर कवि जी इतने कारआमद ना होते तो मैं फौरन ही लौट जाती। वो सीढ़ियां तय करते हुए ऊपर जा रही थी और मैं उनके पीछे। उस वक्त अचानक मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि आज भी याद आ जाता है तो सन्नाटे में रह जाती हूँ। जी हाँ, वैसा ही दिल खराश नज़ारा था। मैंने उस गंदी चाल की एक इंतहाई गंदी और मकरू खोली के दरवाजे पर शिम्मी का मदकूक सा चेहरा देखा था जो 60 बरस की बुढ़िया मालूम हो रही थी। उसके चेहरे की झुर्रियां और 2 बड़ी खराशें इस बात की गवाही दे रही थीं कि मेरी बहन शिम्मी को फिल्मी दुनिया के गलीज माहौल से बहुत बड़ा सबक मिला है। अगर मुझे कवि जी का ताकुब ना करना होता तो उस वक्त शिम्मी के हालात से वाकफियत हासिल करना मेरे लिए बहुत दिलचस्प होता, लेकिन मैंने दिमाग से शिम्मी को झटक दिया और कवि जी का ताकुब जारी रखा। कवि जी अब अपनी खोली का ताला खोल रहे थे और जब उन्होंने वो सीधा कवाड़ों का धक्का देकर खोला तो मैंने उनके ताकुब में पनाह ले ली। कवि जी शेर गुनगुना रहे थे, उग रहा है दरो दीवार पर सब्जा गालिब, हम ब्याबा में हैं और घर में बहार आई है। ओह, ये गालिब भी क्या चीज़ था जालिम। 100 बरस पहले ये शेर मेरे लिए कह गया। काश वो इस जमाने में होता तो इस वक्त लाजमी आर्यन का सबसे बड़ा पोइट होता और अपन भी उसका असिस्टेंट होकर खूब कमाता। इस बार मैंने अपने मुकम्मल वजूद के साथ कवि जी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ यार, कौन है? कवि जी ने लापरवाही से कहा। और जब मुझे अंदर आते देखा तो कवि जी को अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। पहले तो वो जल्दी से खड़े हो गए, फिर लालटेन की बत्ती ऊंची करके दौड़े ताकि मेरे चेहरे को रोशनी में देखकर दिल ठंडा करें या शायद कुछ पहचानने की कोशिश करें। माफ़ करना देवी जी। कवि जी खड़े हो गए। आप इधर आ जाइए, ये रही कुर्सी। गलीज कुर्सी पर मैं कराहियत के बावजूद बैठ गई। मैं तो समझा था बिंदिया आ गई, मगर खैर अब बताइए कि कैसे कष्ट किया। क्या इस खादिम से कोई सेवा है? उनकी महवियत बढ़ रही थी। मैंने कुछ सोचकर बात शुरू की। बात यह है कवि जी कि मैं एक करोड़पति की बेटी हूँ। शायद आपने सेठ धनी राम का नाम सुना होगा। हाँ हाँ, कवि जी उछल पड़े। मैंने बात जारी रखी। मैं धनी राम सेठ की इकलौती बेटी हूँ। हाँ, कवि जी ने सर हिलाकर कहा। पिताजी आजकल सख्त मुश्किल में फंस गए हैं। अच्छा, वह दरअसल बात यह है कि मैंने सर झुकाकर कदरे शर्माने की अदाकारी की। मेरे पिताजी जल्दी से जल्दी मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी? बड़ी खुशी की बात है, कर लो शादी, वो बोले। पूरी बात तो सुन लो कवि जी। अच्छा अच्छा कहो। इस बार मैंने ही हाथ बढ़ाकर लैंप की बत्ती ऊंची कर दी और इस तरह बैठी कि कवि जी की भरपूर निगाह मेरे पूरे वजूद पर रेंगने लगी। मुझे वही शख्स कुछ अजीब लगा, मरीज मालूम होता था। हाँ तो कवि जी, मैंने दोबारा बात छेड़ी। मैं कह रही थी कि पिताजी को मेरी शादी की बहुत फिक्र है। वो बूढ़े हो चुके हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। फिर कारोबार इतना बड़ा है कि 1-2 क्या 50 आदमी हो जब काम चल सकता है। कवि जी के मुंह में पानी आ गया, जिसे निकलकर वो बोले, काम तो मुलाजिम चलाते होंगे। हाँ, लेकिन देखभाल तो मालिक को ही करनी पड़ती है।
कवि जी अपने उलझे हुए बालों वाले सर को झटका देकर बोले। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या उन्हें अब तक तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं मिला? कवि जी बहुत खुश थे। उनका ख्याल था मैं उनसे शादी कर लूंगी और फिर मेरी सारी दौलत उनके पल्ले में होगी। ये तो मुझे मालूम नहीं कवि जी, मैंने जल्दी से कहा। पर मेरी शादी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। अरे अरे, क्यों? भला क्यों नहीं हो सकती? कवि जी हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। इसलिए कि मुझ पर किसी आसेब का असर है कवि जी। इस बात पर पहले तो कवि जी बहुत हैरान हुए, फिर उनके चेहरे पर खौफ की जर्दी छा गई। वो कोई पुराना नाग है कवि जी, मैंने बात आगे बढ़ाई। होता यह है कि रात को ठीक 12 बजे हमारे घर पर मुर्दनी छा जाती है। हवा तेज चलने लगती है और घर के सब लोग, हत्ता कि मुलाजिम भी बेसुध होकर सो जाते हैं। और फिर एक मोटा ताज़ा सियाह नाग सीधा मेरे कमरे में आ जाता है। ओह, तो क्या आप दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करती? करती हूँ जनाब, मैंने कहा। मगर उस वक्त दरवाजे की चिड़खनी खुद ब खुद खुल जाती है और वो अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है? वो बेख्याली में बोले। वह मुश्किल अपनी हंसी जब्त करके मैंने जवाब दिया। वो नाग मेरे सामने ज़मीन पर लौट-पौट होकर धुआं बन जाता है और फिर इस धुएं में से एक आदमी निकलता है। हाँ, क्या कह रही हैं देवी जी? आदमी निकलता है? हाँ, और वो आदमी बड़ा खौफनाक होता है। क्या उसकी शक्ल डरावनी होती है? नहीं। फिर क्या बात है? तुम्हें उससे डर क्यों लगता है? इसलिए कि वो इंसान नहीं बल्कि एक नाग है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। ओह, मुझे याद आया, हमारे स्टूडियो में भी आजकल ऐसा ही एक चक्कर है। स्टूडियो का मालिक रमेश कहता है कि मैं नाग हूं और उसने नादिया को। खैर छोड़ो। मैंने पूछा, कवि जी आप कुछ कह रहे थे? कवि जी का नशा अब खत्म हो रहा था और बात कहने का अंदाज अब अजीब सा हो चला था। फिर उसने उठकर अलमारी खोली, एक बोतल से बची हुई शराब गिलास में उंडेली। देवी जी, ये आपके लायक नहीं है, वरना आपको भी पेश करता। बड़े आदमियों की लड़कियां तो स्कॉच पीती हैं और मैं एक मुफलिस शायर देसी शराब पीकर अपने फेफड़े जला रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता खुदकुशी कर रहा हूँ। और वो कहता रहा, आहिस्ता आहिस्ता खुदकुशी कर रहा हूँ, करता रहूंगा और एक दिन घर वालों के लिए कर्जा और दीवान छोड़ जाऊंगा। मैंने कहा, कवि जी आप तो अच्छे शायर हैं, इतनी मायूसी की बातें तो ना करें। कवि जी ने कहा, मायूसी तो हर तरफ छाई हुई है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं देती। मैंने कहा, कवि जी मुझे तो आप में रोशनी दिखाई दी, लेकिन मैं तो एक बदकिस्मत लड़की हूँ, एक अभागन, दुखों और मुसीबतों में घिरी हुई। आप मेरी मदद करें तो शायद मेरे दुख दूर हो जाएं, शायद मेरा भी जिंदों में शुमार होने लगे। कवि जी ने कहा, मैं जो कुछ भी नहीं हूँ, किसी के क्या काम आ सकता हूँ? मैं तो अपने काम नहीं आ सकता। मैंने कहा, आपने कहा था ना कि स्टूडियो में जो रमेश है दरअसल वो नाग है, नाग का बेटा। कवि जी ने कहा, हाँ ये बात मुझे उसने खुद बताई थी। मैंने कहा, मेरी जिंदगी तबाह करने वाला वही है। कवि शकीब ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि इस लड़की की जिंदगी तबाह करने वाला यकीनन वही है। अगर उसे दूध में अफीम मिलाकर पिला दी जाए तो वह बेहोश हो जाएगा और फिर उसके गिर्द ओपले चुनकर आग दिखा दी जाए तो जलकर भस्म हो जाएगा। मगर मैं तो एक गरीब कवि हूँ जिसके पास शराब तक पीने के पैसे नहीं। मैं कहाँ से ओपले खरीदूंगा? मेरे पास ओपले खरीदने को कहाँ से पैसे आएंगे? और बिलफर्ज अगर पैसे आ भी जाएं तो मैं उनसे ओपले क्यों खरीदूंगा? शराब क्यों ना खरीदूंगा? नशा खत्म हो रहा है, शराब भी खत्म है। मैंने कहा, कवि जी क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे थे? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। मैंने कहा, आप सोच रहे हैं कि ओपले कैसे खरीदूंगा? तुम्हें कैसे पता चला? तुम जरूर वही लड़की हो, सलोनी। मैंने इतराफ कर लिया कि मैं ही सलोनी हूं और फिर उसे बताया कि वो शख्स रमेश नहीं सुधीर है और वाकई नाग का बेटा है और आप मुझे उस मूजी से निजात दिला सकती हैं और इस एहसान के बदले में आपको दौलत दूंगी ताकि आपके दुखों में कमी हो जाए। कवि शकीब ने कहा, देवी जी मैं शायर हूं, मेरा काम इंसानियत की खिदमत करना है, इंसान के दुख दर्द समझना है। इंसानियत पर जो गुजरती है वो मैं महसूस करता हूँ और दिल और दिमाग के जज्बात लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ। किसी की खिदमत करके उसका सिला चाहना इस खिदमत को ज़ाया कर देता है और मैं तो एक गुनाहगार आदमी हूँ जिसने ज़िंदगी में कोई नेकी का काम नहीं किया। शायद इस नेकी के बदले ही मेरे गुनाह मुआफ़ हो जाएं। फिर वो रुक गया। देवी जी आप फिक्र न करें, मैं आज ही उसका इंतज़ाम करता हूँ। उस रात कवि जी ने एक प्रोग्राम मुरतब किया। अगले दिन रमेश से कहा कि एक बहुत अच्छी लड़की हाथ लगी है जो रक्स की माहिर है और फिल्म में काम करना चाहती है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि अगर उसका रक्स अच्छा हुआ तो रमेश बाबू जरूर फिल्म में काम देंगे। फिर कवि जी ने रमेश को आंख मारकर कहा, अकेले अकेले ना हजम कर जाइएगा, यारों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत खूबसूरत लड़की है, ऐसी लड़की आपने जिंदगी में ना देखी होगी। रमेश ने उठकर फ्रिज खोली। कवि जी तुम तो बहुत काम के आदमी हो, आओ स्कॉच का एक एक पैग हो जाए। कवि जी ने हैरत से कहा, सिर्फ एक? रमेश ने बोतल निकालकर कवि के सामने रख दी। लो जितनी चाहो पियो, मगर मैं अकेला नहीं पीऊंगा। दोनों पीते हैं, आज से तो हम यार हैं। मगर वो लड़की है कैसी? कवि जी ने कहा, इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की आपने जिंदगी में ना देखी होगी। और फिर नाच? मगर नाच कहाँ होगा? मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। तो फिर चेयर्स। और दोनों ने पीनी शुरू कर दी। शाम को पीनी शुरू की थी और रात तक पीते रहे। कवि जी के पीने की रफ्तार जरा कम थी, रमेश को वो ज्यादा पिला रहा था। जब रमेश पूरी तरह नशे में धुत हो गया तो उसने कहना शुरू किया, कवि जी आपको पता है मैं इंसान नहीं हूँ,
जी हाँ पता है, किसने बताया? कवि जी ने कहा, मुझे मालूम है कि आप शहजादे हैं, शहजादे, नाग शहजादे। रमेश ने कहा, हाँ मैं शहजादा हूँ, नाग शहजादा। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे लिए लड़की लाए। कवि जी ने हंसकर कहा, हाँ लड़की भी लाया हूँ और कुछ और भी लाया हूँ। मगर रमेश होश में कहाँ था। कवि जी, लड़की पसंद आ गई तो एक बोतल शराब की और दूंगा। कवि जी के लहजे में तंज था। हाँ मुझे तो अपनी कीमत मालूम है। रात के 10 बजे होंगे कि स्टूडियो के लॉन में लोग जमा थे। कुर्सियों पर बेशुमार लोग बैठे थे और पहली सफ में सोफे पर रमेश और कवि जी बैठे थे। शराब के गिलास दोनों के हाथ में थे और रमेश इस कदर नशे में धुत था कि मुंह से बात तक नहीं निकल रही थी। रक्स शुरू हो गया। एक लड़की गजरी का लिबास पहने, सर पर गागर रखे रक्स के लिए आ गई। रमेश ने देखा, उसके अंग अंग में जवानी थी। रमेश वहीं बैठा आपे से बाहर हुआ जा रहा था। कवि जी, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा ये तोहफा मैं हमेशा याद रखूंगा। इतनी सुंदर नार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। कवि जी ने कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। रमेश ने कहा, देख रहा हूं, यह जलवा देख रहा हूं। रक्स होता रहा। हर शख्स रक्स में महव था और रमेश शराब के गिलास पर गिलास चढ़ाए जा रहा था। रक्स जब अरूज पर जा पहुंचा तो यकलख्त रकासा ने वो गागर रमेश के सामने रख दी। दूध की खुशबू रमेश के नाक में गई। उसने शराब के नशे में नीम आंखों के साथ इधर उधर देखा और फिर दूसरे लम्हे रमेश की बजाय नाग रींगा और दूध पीने लगा। सब लोग नाग को देखकर भाग गए, मगर कवि और रकासा वहीं खड़े रहे। नाग ने अफीम मिला दूध पी लिया और नशे में गर्दन एक तरफ डाल दी। कवि जी ने जल्दी से ओपले उस पर डालने शुरू कर दिए। वो भी पीछे से उठकर आ गई। मैं भी पीछे से उठकर आ गई और कवि जी का हाथ बटाने लगी। जब वो पूरी तरह ओपलों से छुप गया तो कवि जी ने पेट्रोल छिड़क कर आग दिखा दी। सुधीर से छुटकारा पाने के बाद मैंने कवि जी से बहुत कहा कि वो मेरे साथ चले ताकि मैं उसके एहसान का बदला दे सकूं, मगर उसने ना ना की रट लगाए रखी। मैंने मायूस होकर उसका शुक्रिया अदा किया और रंजीत से मिलने के लिए कफील की कोठी पर जा पहुंची। रंजीत मेरा मुंतजिर था। मैं रंजीत से बैठी बातें कर रही थी कि रूपा आ गई। ओह रूपा, तुम? मैंने जल्दी से उठकर उसे गले से लगा लिया। अब मेरा नाम रूपा नहीं, आयशा है, उसने कहा और कफील अहमद की तरफ देखा जो पहले ही उसकी तरफ देख रहा था। दूसरे दिन मैंने और रंजीत ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और फिर एक शाम मेरी रंजीत के साथ, जिसका नाम अब तारिक था, और रूपा यानी आयशा की कफील अहमद के साथ शादी हो गई। आयशा और कफील अहमद हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं और हमारी जिंदगी भी पुरमसरत बहारों में गुजर रही है। मगर शादी की पहली रात मैंने सोचा, लाओ आज तारिक को ज़रा तंग किया जाए। सबसे पहले तो मैंने उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश की मगर नाकाम रही। फिर मैंने सैलानी निगाहों से जले हुए सुधीर को देखना चाहा, मगर मेरी ये कोशिश भी रायगा गई। इसके बाद मैंने अपना जिस्म वहां से मुंतकिल करना चाहा, मगर इसमें भी नाकामी हुई। तब मुझे पता चला कि शादी होते ही मेरी तमाम कुव्वतें सलब हो गई हैं और सच्ची बात तो ये है कि मुझे अब कुव्वतों की ज़रूरत भी नहीं थी। मेरा तारिक मेरे पास है, फ़कत सलोनी तारिक।